हेलो एवरीवन, मैं शहनाज आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटीज की बुक्स को पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटीज हम करेंगे क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटीज किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश को कैसे चलाया जाएगा। इसके अंदर नियम लिखे हुए हैं, कुछ कानून लिखे हुए हैं, हमारे राइट्स लिखे हुए हैं। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज फॉरवर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। देखिए 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ये आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय के माइंड में आया था 1934 में। उसके बाद in 1935 INC Indian National Congress demanded officially कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो हमारी कांग्रेस है, आईएनसी है, उसने 1935 में ऑफिशियली ये डिमांड करी थी कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। देखिए जब ये प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा था तो अंग्रेजों ने हमारा बहुत मजाक बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये इंडियंस हैं और ये क्या ही मतलब अपना संविधान बनाएंगे। तो उन्होंने हमें एक चैलेंज भी दिया था कि अगर आप अपना संविधान बना लेते हैं तो हम जो है यहाँ से चले जाएंगे। और शायद उनको ऐसा लगता था कि भारतीय संविधान नहीं बना पाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें ये चैलेंज दिया था। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि भारत उस समय एक ऐसे टाइम पीरियड में आ चुका था जहां पर वो किसी की भी गुलामी जो है मंजूर नहीं कर सकता था। इसलिए हमने पूरी मेहनत करके अपने संविधान को बनाया और हमारे संविधान को बनाने के लिए जो हमारी संविधान सभा है उसका पहले हमने गठन करा, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और संविधान बनाने में अगर टाइम की बात करें तो हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। किसी बुक में 116 बैठक बताई गई है तो किसी के अंदर 114 बताई गई है। ठीक है, तो ये याद रखिए 1934 में जो आइडिया है वो एम.एन. रॉय के माइंड में आया और फिर जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ऑफिशियली अंग्रेजों के सामने ये डिमांड रखी कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, डिमांड वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एज अ अगस्त ऑफर। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनको ये अगस्त ऑफर या फिर हिंदी में अगस्त प्रस्ताव ये पता होगा। तो अंग्रेजों ने जो है ये डिमांड हमारी एक्सेप्ट कर ली थी, इसी को ही अगस्त ऑफर कहा जाता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिमांड्स भी रखी थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इन 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। इन 1942 सर क्रिप्स एंड हिज मेंबर केम टू इंडिया फॉर ड्राफ्टिंग प्रपोजल। अब अंग्रेजों को ये लगता था कि इंडियंस जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये इनके लिए नया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कुछ लोग आएंगे, ठीक है, सर क्रिप्स और उनके साथ कुछ मेंबर आएंगे और वो ये बताएंगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कैसे ड्राफ्ट करना है। लेकिन इस प्रपोजल को जो है मुस्लिम लीग ने जो है मना कर दिया था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय चाहती थी कि हमारा एक अलग से नेशन बनाया जाए, पाकिस्तान बनाया जाए। और वो ये भी चाह रही थी कि यहाँ पर अगर असेंबली बने, संविधान बनाने की बात हो रही थी, तो एक इंडिया के लोगों के लिए संविधान बनना चाहिए और दूसरा संविधान जो है मुस्लिम मतलब पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनना चाहिए। वो कह रहे थे कि 2 तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ड्राफ्ट की जानी चाहिए। But it was rejected by the Muslim League. Cabinet mission came 1946 to India
while it rejected the idea of two constituent assembly। लेकिन उसके बाद जो है क्रिप्स के जो क्रिप्स थे और उनके साथ के जो मेंबर थे, इनका जो प्रपोजल था वो मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर 1946 के अंदर आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो है इंडिया आया था, और जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया तो उसने मुस्लिम लीग का जो प्रपोजल था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसको ठुकरा दिया। लेकिन साथ में उन्होंने इस चीज पे एग्री कर दिया था कि हाँ आप अपना अलग से नेशन बना सकते हो, जिसको 2 नेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये मतलब ये वही टाइम था जिस समय इंडिया से पाकिस्तान जो है अलग होने जा रहा था। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, किस चीज को रिजेक्ट कर दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होगी लेकिन 2 देश हो सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। अब जो असेंबली है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब हमारी जो संविधान सभा है, वो 1946 नवंबर में उसका गठन कर दिया गया। किसके थ्रू किया गया? कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उसी समय जो है हमारी जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका गठन कर दिया। और ये बात याद रखिएगा कि संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती तो शायद इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाना बहुत ही मुश्किल होता। अब बीच में मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ लॉ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाउ टू रन अ कंट्री, हाउ टू रन अ कंट्री, कि किसी भी देश को कैसे चलाया जाएगा, ये किसमें लिखा हुआ होता है? वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके के होते हैं? एक होता है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल क्या है? जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स के इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो क्या है? वो लिखा हुआ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो कि सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूएसए का। ये सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सिर्फ कहते हैं 7 आर्टिकल्स ही इसके अंदर है, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो। तो अभी हमने ये देख लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ की बुक है जहां पर लिखा हुआ है कि हाउ टू रन अ कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके के होते हैं? एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लैंड का है। ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? विशेषता, सबसे पहली विशेषता ये है कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला तो क्या हो गया? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर भी है और लचीला भी है।
ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम समय समय पर जो है बदलाव कर सकते हैं, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं और हिंदी में संशोधन कहते हैं। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा लचीला है। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कठोर होने के साथ साथ, लचीला होने के साथ साथ बहुत ही कठोर भी है। कठोर क्यों है? क्योंकि जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा इजी नहीं है। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा? फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और साथ में रिजिड भी है। रिजिड मतलब कठोर भी है। उसके बाद तीसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये हमने बोरो किया हुआ है। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कहते हैं कि वो उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को जो है बनाया है। तो ये क्या है? बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। जैसे कि हमने किस किस देश से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, हमने यूएसए से लिया है, और भी देशों से हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख करके बनाया हुआ है। ठीक। उसके बाद और जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल सिटीजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते हैं, उनको किसी ना किसी लॉयर की जरूरत होगी। ठीक है। तो ये एक मतलब आलोचना के तौर पर ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें किसी लॉयर की जरूरत है, वो इतना आसान भाषा में नहीं लिखा हुआ कि उसको हर कोई जो है पढ़ सके। ठीक। तो और एक बात और कि अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया क्यों, हमें जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो जरूरत है वो क्या है। देखिए, भारत जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है। भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अब इन सभी लोगों को एक साथ ला के रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इन सबको एक साथ रखने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और अदर कम्युनिटीज के लोग भी रहते हैं। तो इन लोगों को साथ रखना बहुत ही मुश्किल है। और शुरू शुरू में जब भारत ने डेमोक्रेसी को अपनाया था तो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया था इंटरनेशनल लेवल पर। यह कहा गया था कि मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इलेक्शन करवा रहे हैं इंडिया के अंदर, डेमोक्रेसी को लेकर के आ रहे हैं, सबसे टफ होने वाला है। लेकिन हमने ये प्रूव किया कि भारत के अंदर मतलब भारत बहुत ही वास्ट है और वर्सटाइल है, इसके बावजूद भी हम साथ में रह रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम होता है तालमेल बिठाना। किन लोगों के बीच में? अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों के बीच में तालमेल बिठाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप सभी बेशक से अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग जाति से आते हैं, लेकिन आपको एक नियम जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें नियम कानून जो है फॉलो करवाता है, जिस वजह से एक देश के अंदर अलग अलग होने के नाते भी हम एक साथ रह सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है ताकि भारत की जो अखंडता है वो बरकरार रहे। दूसरा जो है काम कि ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि पावर जो है किसके पास में होगी। पावर किसके पास में होगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है। हमारे यहाँ पे पावर किस किस के हाथ में है? एक तो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट,
और तीसरा रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसमें हमारे सीएम आते हैं, रीजनल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गांव जैसे इलाकों के लिए यहाँ पर पंचायत पंचायत के हाथ में पावर है, और अगर कोई शहरी इलाका है तो शहरी इलाके के अंदर एमसीडी वगैरह ये आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि पावर किसके हाथ में होगी, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होगी, पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के नाम पर। और पावर किसके पास होगी, ये किसके थ्रू बताया गया है, ये डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हम सबके पास वोटिंग राइट्स है। तो जो ज्यादा वोट ले जाएगा, जिसको जनता ज्यादा पसंद करेगी, वही जो है उसके हाथ में पावर होगा। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और चीज बताई गई है, राइट्स, कि हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी बुक को तभी मानता है जब वो उसको कुछ राइट्स देती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को कुछ राइट भी देता है। वो राइट कौन कौन से हैं, उसको पहला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अब ये हमारे पास पहले कितने हुआ करते थे, ये हमारे पास हुआ करते थे 7। जो 7वां अधिकार है वो होता था प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया गया। ठीक, इसको हटाने के पीछे रीजन क्या था कि गवर्नमेंट जो भी अपना डेवलपमेंट का काम कर रही थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से। तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो एक बार केशवानंद भारती केस के बारे में देखिएगा, और मैं अगली क्लास में इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना ही देखते हैं कि हमारे पास पहले सात राइट थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसमें से एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया है। उसके पीछे हटाने के पीछे रीजन क्या था कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब राज्य को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी डेवलपमेंट करने के लिए। इसका इस्तेमाल करके जो है राज्य के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा था। केशवानंद भारती मामले को देख लेना। हमें राइट्स दिए हुए 7 थे पहले, आज के टाइम पे सिर्फ 6 है। और जो 7वां था उसको जो है कानूनन अधिकार, मतलब उसको कानून की श्रेणी में डाल दिया गया है 300 अनुच्छेद 300 के तहत शायद। ठीक है, 300A है। हाँ, तो अब ये मतलब कानूनन अधिकार बन चुका है, ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स और कानूनन अधिकार में क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी जो है, गारंटी हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता है, और वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बाकी अगर कोई और राइट है तो उसको सरकार चाहे तो अपनी मर्जी से बढ़ा या फिर घटा सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसमें कोई भी काट छाट नहीं की जा सकती है। तो ये बात भी किसके अंदर लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज करती है, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को इतना अधिकार देता है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है लिमिटेशंस भी लगाता है। जैसे कि हमें पता है कि हम किसी भी सरकार को चुनते हैं तो वो 5 सालों के लिए मतलब राज करती है। तो वो 5 सालों के अंदर कुछ इस तरीके के काम ना करे, कुछ इस तरीके की मनमानी ना करे जिससे कि देश के नागरिकों को प्रॉब्लम आने लगे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और चीज है, वो लिमिटेशंस भी लगाता है गवर्नमेंट के अंडर में, सॉरी गवर्नमेंट के ऊपर में। कैसे, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं कर रही है तो उसको 5 साल बाद जो है वोटिंग के थ्रू दोबारा से हटाया जा सकता है। जिससे कि एक ये लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट करते हुए कोई भी काम ये सोचेगी कि हमें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इससे देश की तरक्की होगी या उसका नुकसान होगा। लेकिन आज के टाइम में ये हम देख सकते हैं, आज के समय में मतलब जो भी देश की कंडीशन है, गवर्नमेंट जो भी करती है और जनता मतलब इतना अवेयर नहीं है इसके। अगर देश में कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम अपने राइट्स को नहीं देख रहे हैं, हम अपने राइट्स को जानते ही नहीं है। ठीक है, लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि रियलिटी में वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है।
तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी सही नहीं कर रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट दिया हुआ है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट से मतलब खुश नहीं है, वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वोट देते हुए जो है इन सभी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे कि शिक्षा को भूल जाते हैं, स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा इसको भूल जाते हैं। सिर्फ हम जाति के आधार पे या फिर धर्म के आधार पे वोट देते हैं, तो ये समस्या तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हम पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। और इसके लिए आप सबका सहयोग, मतलब बच्चों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भारत का भविष्य हैं। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो शायद ये देश वो देश नहीं बन पाएगा जिसका सपना कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आप लोग खूब पढ़िए, और मैं दोबारा से यही कहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, और उसके अंदर उसका क्या क्या काम है, ये आपको समझ आ गया होगा। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसी तरीके से और भी चीजें जो है लेकर के आऊंगी। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।